हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा बच्चों, आज हमारा जो वन शॉट है वो वन शॉट किसका है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। तो छोटा चैप्टर है लेकिन सवाल एक क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से जरूर आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्योंकि ये छोटा चैप्टर है इसलिए हम इसको वन शॉट के माध्यम से जल्दी ही खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से नीट में कितने सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक से दो सवाल हर साल आते हैं बच्चों। तो हमारे पास इस चैप्टर से एक से दो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली ये चैप्टर जो है बच्चों, वो बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक्सटेंशन ही है। तो पिछले लास्ट लेक्चर में अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की थी, उसी के एक्सटेंशन को अपन ह्यूमन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक से दो सवाल के लिए तैयार हो जाइए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों देखो यहां पर पहले पेज पर क्या दे रखा है। पहले पेज पर हमारे पास डेफिनेशन किसकी है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। सबसे पहले पेज पर एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करती है कि कोई भी इंडिविजुअल, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कब कहलाएगा? तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कब कहलाएगा बच्चों? जब रिप्रोडक्ट फिजिकली वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, मतलब फिजिकली वो रिप्रोडक्टिव फिट होना चाहिए, फिजिकली के साथ साथ मेंटली होना चाहिए, तीसरा समाज में यानी सोशली होना चाहिए, और बिहेवियर भी। तो हमारे पास चार एस्पेक्ट होते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, कि भाई एक व्यक्ति या एक मेल है या एक फीमेल है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब कहलाएगा? जब वो फिजिकली फिट है, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, मेंटली बिल्कुल फिट है वो, तीसरा सोशली इंपॉर्टेंट है फिटनेस, और बिहेवियर भी फिटनेस है। तो आपके पास सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और बिहेवियर आ जाता है, उसको अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास इससे आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग। एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रखी है भाई? फैमिली प्लानिंग की। अब इंडिया में फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुआ था? आपको ईयर याद रखना है, 1951 में। तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुई? 1951 में इनिशिएट हुई है, ये ईयर याद रखना है। बार बार कह रहा हूं बच्चों, जितने साइंटिस्ट एनसीईआरटी में है, जितने ईयर एनसीईआरटी में है, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि उन पे क्वेश्चन बनता है। तो फैमिली प्लानिंग इंडिया में कब इनिशिएट हुई? 1951 में। और उसमें आपको एक फुल फॉर्म याद रखना है, आरसीएच का। आरसीएच जिसे हम कहते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो आरसीएच का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब इस आरसीएच में बच्चों पूरा एक ऐसे दे रखा है सेकंड पेज पे कि आरसीएच में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, वो उसको आप एक बार रीडिंग मार सकते हैं बच्चों, बट उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मॉरल साइंस है बेसिकली एक तरह की। तो आपको फैमिली प्लानिंग किस ईयर में इनिशिएट हुआ इंडिया में? 1951 में याद रखना है। और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, एक चीज याद रखना है, क्या चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीजें बताऊंगा, काम की चीज है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये भी सेकेंड पेज पे ही है, एमनियोसेंटेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या होती है? पहली चीज सुनो, फीटस होता है बच्चों। फीटस जब मां के यूट्रस में है, या एम्ब्रियो जब मां के यूट्रस में है, तो फीटस के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है। फीटस के आसपास, या फीटस किस फ्लूइड के अंदर रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना बच्चों, वो फीटस को एक्सटर्नल इंजरी से या मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को घेरने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, एमनियन। तो एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, और वो एमनियन फीटस को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं एम्ब्रियो के स्किन सेल्स। तो जो फीटस या एम्ब्रियो है ना बच्चों, फीटस या एम्ब्रियो के स्किन सेल्स आपको इस एमनियोटिक फ्लूइड में मिलते हैं। तो हम क्या करते थे? इस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में क्या होता था, हम लोग इंजेक्शन से वो एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते थे। वो एमनियोटिक फ्लूइड आप निकालते हो क्योंकि उसमें एम्ब्रियो या फीटस के स्किन सेल्स हैं,
और उनके एम्ब्रियो या फीटस के स्किन सेल्स को एनालाइज करते हैं कि यार इसके में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, कोई थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। क्योंकि अगर इस फीटस या एम्ब्रियो में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा या जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो उसको पैदा होने का कोई औचित्य नहीं है बेटो। सोचो एक बच्चा जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है वो जिंदा रहकर क्या ही करेगा, मतलब क्योंकि वो हैंडीकैप रह जाएगा। तो हम लोग एमनियोसेंटेसिस को यूज करते थे फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, जेनेटिक या क्रोमोसोमल ऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। लेकिन इंडिया में हम क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। क्योंकि जब आप फीटस का क्रोमोसोम नंबर या जब आप क्रोमोसोम पैटर्न उसका स्टडी करते हो तो यह भी पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की, मतलब सेक्स आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और सेक्स आइडेंटिफिकेशन होते ही हम कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल फीटिसाइड कर देते हैं। जैसे ही पता चलता है कि फीटस लड़की है या फीमेल है, समाज में हम लोग उसको मार देते थे। तो क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का गलत यूज होता था। गलत इस्तेमाल क्या है, क्योंकि उससे सेक्स आइडेंटिफाई हो जाता है और उससे हम लोग फीमेल फीटिसाइड करते थे, इसलिए इस टेक्निक पे अब बैन लग चुका है। इंडिया में आप एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते, बैन लग चुका है। हां, अगर आपको कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर एक्चुअल में पता करने हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई लेटर या अथॉरिटी से संपर्क करके आप करवा सकते हो, लेकिन यूं ही एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते, उस पर एक स्टैचुटरी बैन लग चुका है। ठीक है बच्चों, तो एमनियोसेंटेसिस क्या है बच्चों, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। एमनियोसेंटेसिस आपके पास एक टेक्निक है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चों, कंटेनिंग फीटल स्किन सेल्स। एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट and analyzed for chromosomal and genetic disorders। सही बात है। तो आपके पास एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें फीटल स्किन सेल्स भी शामिल हैं उसको हम बाहर निकालते हैं और क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए एनालाइज करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब कौन से हो गए बच्चों, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सारे। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपके पास सिकल सेल एनीमिया, SCA मतलब सिकल सेल एनीमिया, और थैलेसीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। 360 डिग्री तैयारी करनी है तो याद रखना बच्चों, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एन्यूप्लॉइडी है जिसमें ट्राइसोमी का एग्जांपल है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी 21st ऑटोसोम की आ जाती है। तो 44 ऑटोसोम्स की जगह 45 ऑटोसोम्स होते हैं, 21st ऑटोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी है। ट्राइसोमी का एग्जांपल है 2n+1। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालकर क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए स्टडी करते हैं। लेकिन सिंस इट लीड्स टू सेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड फीमेल फीटिसाइड, इट इज बैंड इन इंडिया। तो इसका मिसयूज होता है या इसका अब्यूज होता है, इसलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एमनियोसेंटेसिस वाला सिस्टम है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों इसमें, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब अपने पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो आता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसमें कुछ डेटा है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें क्या क्या डेटा है बच्चों जो आपको ध्यान में रखने हैं, सुन लो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, जो बढ़कर जो आपके पास 6 बिलियन पहुंच गई 2000 में, और 2011 में 7.2 बिलियन आ गई।
भाई डेटाबेस सवाल अगर आएंगे तो डेटा बता रहा हूं कौन सा याद रखना है। 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन थी बच्चों, और ये 2000 तक बिलियन में पहुंच गई, और मई 2011 तक 1.2 बिलियन पहुंच गई। तो ये डेटा है बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है। अब बेसिकली ये है कि मतलब इंडिया में या पूरे दुनिया में, और दुनिया की बात छोड़ो इंडिया की बात करो तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन राइज है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो लोगों की संख्या तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ ये कारण क्या था, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन साइज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि एमएमआर और आईएमआर कम हो गए थे। अब ये एमएमआर और आईएमआर क्या होते हैं बच्चों, एमएमआर होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब मर जाना, तो एमएमआर का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पहले जब मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी बच्चों, आपको पता ही है पुराने जमाने में जब इतने अस्पताल या क्लिनिक्स नहीं थे और मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो काफी बार मां बच्चे को जन्म देके मर जाती थी। तो मां जब डिलीवरी के टाइम में मां की डेथ हो जाती थी तो उसको कहते थे एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और क्या होता था, काफी बार बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद मर जाता था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, क्लिनिक्स नहीं थी, एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, तो बच्चा भी पैदा होते ही मर जाता था, जिसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो पुराने टाइम में तो मां बच्चे को जन्म देके मर जाती थी या बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता था, तो मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी, इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कम था। लेकिन अब जैसे जैसे मेडिसिन एडवांस हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे एमएमआर और आईएमआर में डिक्लाइन आया है। और क्योंकि आईएमआर और एमएमआर, बच्चे अब मर नहीं रहे हैं, मां भी बच्चे देने के बाद मर नहीं रही है, जीवित रह रहे हैं, तो ये एमएमआर और आईएमआर कम होने के कारण भी देयर इज अ राइज इन पॉपुलेशन। इट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये दे रखा है बच्चों, तो आपके पास ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अब इंडिया ने क्या किया है, ये नेक्स्ट देखो, एक डेटा और याद रखना है। 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है बच्चों इंडिया की, 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है वो कहती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में लेस देन 2% थी। लेस देन 2% का मतलब है यही, लेस देन 2% भी बहुत होती है यार, लेस देन 2% भी अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों कि अगर इतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो हमारे पास पॉपुलेशन को नियंत्रित रखने के तरीके लाने चाहिए। जो गवर्नमेंट्स आएंगी या जो सरकारें हैं, उनको पॉपुलेशन साइज को क्या करना है, कम करना है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपने पास स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। Steps taken by the government of India to control population। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या 3 स्टेप्स है बच्चों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहले तो मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज क्या हो गई बच्चों, मेल्स के लिए होती है 21 और फीमेल्स के लिए है 18। सबसे पहले तो मैरिजेबल एज बढ़ा दी जाए, क्योंकि क्या होता था बच्चों, गांव में आपने देखा होगा वो चाइल्ड मैरिजेस कर देते थे, बच्चों का 8 साल 9 साल 10 11 12 साल के बच्चों की शादियां कर देते थे, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती थी, बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ जाता था। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैरिजेबल एज बढ़ा दी। मेल्स के लिए 21 है मैंडेटरी और फीमेल्स के लिए 18 है, मतलब 18 से कम साल की फीमेल और 21 साल से कम मेल को लीगली मैरिज नहीं कर सकते। अभी भी हमारे गांवों में और कहीं जगह ये होता होगा चाइल्ड मैरिजेस, लेकिन हमारा जो लॉ है वो उसको अलाउ नहीं करता। तो मैरिजेबल एज को ये बढ़ा दिया गया सबसे पहले। दूसरा क्या किया गया बच्चों, इंसेंटिव्स देते हैं, इंसेंटिव्स फॉर अ स्मॉल फैमिली। मतलब आपके पास अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उनके एक या 2 ही बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कोई सब्सिडी दी जाती है, कोई फायदा दिया जाता है, ताकि वो पॉपुलेशन को कम ही रखें। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर मदर फादर हैं और उनके 1 या 2 बच्चे हैं, तो पॉपुलेशन साइज या तो स्टेबल रहेगी या कम होगी। आप सोचो, मियां भी मतलब हस्बैंड वाइफ है 2,
एक ही बच्चा है, इसका मतलब आगे चलकर पॉपुलेशन कम होगी। जब हर हस्बैंड वाइफ के एक ही बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन होगी। अगर हस्बैंड वाइफ के दो बच्चे हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। तो एक या दो बच्चे जो हैं उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए पॉपुलेशन को स्टेबल या कम करने के लिए, तो वो इंसेंटिव्स दिया गया। तीसरा बिल्कुल वही स्लोगन, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन, क्योंकि हम दो हमारे दो से पॉपुलेशन साइज स्टेबल रहेगी भाई। इसका मतलब है जैसे ही फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ के दो बच्चे हो जाते हैं फिर उनको बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए। ठीक है, हम दो हमारे दो मतलब जैसे ही हस्बैंड वाइफ ने दो बच्चे पैदा हो गए, उनके दो बच्चों के बाद सरकार या एक बेसिक सिस्टम यह होता है कि भाई अब दो बच्चे आपके हो गए हैं, पॉपुलेशन साइज स्टेबल रहेगी, अब आप बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपनाओ या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करो ताकि पॉपुलेशन ज्यादा ना बढ़ सके। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज दे रखी है। अब हम दो हमारे दो में हम बेसिकली बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने पड़ेंगे ताकि वो बर्थ को रोक सकें। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है एनसीईआरटी में, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारे पास एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स। फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कोई दवाई है या कोई मॉलिक्यूल है या कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको आप कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज कर रहे हो। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है बर्थ कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए बच्चों। 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कोई भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज कर रहे हो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कोई भी यूजर जो है वो उसको आसानी से यूज कर लेना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। हर जगह मिलना चाहिए, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यहां तो मिलता ही नहीं है, इस शहर में मिल नहीं रहा, इस दुकान पे मिल नहीं रहा। तो वो अगर इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो आइडियल नहीं होगा। तो सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव काम करना चाहिए ना, काम नहीं करेगा तो फिर बर्थ कंट्रोल कैसे होगी। इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होने चाहिए और इंसान की सेक्सुअल डिजायर से बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या क्या फीचर हैं बच्चों। सबसे पहला फीचर तो है इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। दूसरा इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। तीसरा है इट शुड बी हाईली इफेक्टिव। चौथा है इट शुड बी रिवर्सिबल इन नेचर एंड नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। और आखिरी में इट शुड नॉट इंटरफेयर, इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ the sexual desire of individual। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स हैं या कौन कौन से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स नहीं हैं। तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इफेक्टिव, रिवर्सिबल होना चाहिए, बहुत कम या नहीं के बराबर साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इस चैप्टर में सबसे काम की चीज बच्चों, एक सवाल अगर इस चैप्टर से आएगा तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे आएगा, बर्थ कंट्रोल मेजर्स। और बर्थ कंट्रोल मेजर्स 3 पेजेस एनसीईआरटी में है। अब मान के चलो एक सवाल गारंटी हर साल आता है, हर साल एक सवाल बर्थ कंट्रोल मेजर से आता है, और मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से याद रखने का तरीका बताऊंगा। हम बिल्कुल एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, चार्ट के फॉर्म में मैं सारे फीचर्स उनके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो अब अपने पास आ जाते हैं बर्थ कंट्रोल मेजर्स या मेथड्स। तो यहां पर मैंने ले लिया बच्चों मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल हम पढ़ेंगे, फिर उनके अगर कुछ फीचर्स हैं तो,
और तीसरा उनका मोड ऑफ एक्शन। ठीक है बच्चों, हम बहुत आसान फ्लो चार्ट के माध्यम से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा बच्चों। आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे या अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो लास्ट के टाइम में, तो ये चार्ट से आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मेथड हमने बर्थ कंट्रोल का मेथड लिखा, उसके फीचर्स और वो कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब नेचुरल मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले सेफ है। सेफ का मतलब है नेचुरल मेथड के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे भाई। जो नेचुरल मेथड्स हैं उसके कभी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? साइड इफेक्ट्स तो होंगे जब आप आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करते हो, जब आप आईयूडीज यूज कर रहे हो या कोई इंप्लांट्स यूज कर रहे हो, तब साइड इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन नेचुरल मेथड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है? नेचुरल मेथड है, इनमें फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो नेचुरल मेथड्स में दो फीचर्स आपको याद रखने हैं बच्चों। देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन नुकसान यह है, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स में साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन फेल होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, अब काम कैसे करेंगे, हर नेचुरल मेथड काम कैसे करेगा? सिंपल, स्पर्म और एग को मिलने से रोकेगा। भाई स्पर्म और एग आपस में नहीं मिलेंगे, अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हर नेचुरल मेथड का मोड ऑफ एक्शन है, दे प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। तो बच्चों हर, मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट्स में बता रहा हूं, फ्लो चार्ट पे बता रहा हूं, रिवीजन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो नेचुरल मेथड्स में साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और हर नेचुरल मेथड जो है वो स्पर्म और एग को मिलने से रोकेगा। अब नेचुरल मेथड्स में क्या क्या आएंगे बच्चों? नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सबसे पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों? याद करो, याद करो, अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ी थी, उसमें ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा था? ओव्यूलेशन 14th डे हो रहा था। मतलब 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर है तो 14th डे पर एग फैलोपियन ट्यूब में आता है। ओव्यूलेशन का मतलब है एग फैलोपियन ट्यूब में आता है 14th डे पर। तो अगर एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा, उससे पहले के 2 दिन 3 दिन और उसके बाद के 2-3 दिन, एग के फैलोपियन ट्यूब में आने के पहले 2-3 दिन ले लेता हूं और आगे के 2-3 दिन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th से 17th डे। 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है तो उसके आगे के 3 दिन ले लिए 17 तक, उससे पहले के 3 दिन ले लिए 10 तारीख तक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 17th डे को हम रिस्क पीरियड कहते हैं। रिस्क या फर्टाइल पीरियड का मतलब है इस समय प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन हम तो फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते, हम तो बर्थ कंट्रोल चाहते हैं। तो इस पीरियड में कौन सा जो रिस्क पीरियड है, 10th डे से लेकर 17th डे के बीच में, जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, तब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है अवॉइडिंग, अवॉइडिंग कोइटस कह सकते हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक ही मतलब है बच्चों। अवॉइडिंग कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 10th to 17th डे ऑफ एमसी। एमसी का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहा हूं बच्चों, एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को अपन ने कह दिया रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड, ड्यूरिंग विच ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड।
ठीक है, तो आपके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस ना करना, कब नहीं करना? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 70वें दिन के बीच में, क्योंकि इसी के दौरान ओव्यूलेशन होगा, प्रेगनेंसी की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, इसलिए इसको अवॉइड करने को पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मोड ऑफ एक्शन यही है कि भाई स्पर्म और एग को मिलने से रोकना है, लेकिन अगेन ये एक नेचुरल मेथड है, इसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। फेलियर के चांसेस ज्यादा क्यों हैं? मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की ना होकर 33 दिनों की हो गई। अगर 33 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई तो ओव्यूलेशन डे जो है वो आपके पास 14th डे से बदलकर क्या हो जाएगा? 19th डे हो जाएगा। तो फिर पूरा जो ये जो पूरा समीकरण है आपका, ये इवेंट बदल जाएगा। तो नेचुरल मेथड में नुकसान ये है कि भाई फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया बच्चों। दूसरा जिसे हम कहते हैं विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है बच्चों? बिल्कुल इजैक्यूलेशन से पहले, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो इजैक्यूलेशन से ठीक पहले पेनिस को वजाइना से निकाल देना। अगर आप पेनिस को वजाइना से निकाल दोगे तो सीमेन जो है वो फीमेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर इजैक्यूलेट हो जाएगा। अगेन उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस का मतलब है रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन। और इसका मोड ऑफ एक्शन भी किस पर बेस्ड है? स्पर्म और एग को मिलने से रोकना है। ठीक है भाई, तो ये विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस दो हो गए। तीसरा नेचुरल मेथड 3 होते हैं बच्चों। नेचुरल मेथड 3 होंगे। तो तीसरा नेचुरल मेथड सी, वो आता है लैक्टेशनल अमेनहोरिया। लैक्टेशनल अमेनहोरिया, ये इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो अमेनहोरिया का मतलब क्या होता है? अमेनहोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मैं अमेनहोरिया शब्द यूज कर रहा हूं ना, अमेनहोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना। तो लैक्टेशनल अमेनहोरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? जब मां बच्चे को दूध पिला रही है, मां बच्चे को दूध पिला रही है, मतलब इंटेंस लैक्टेशन जब हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। अब सर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं होती? क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे की इवेंट क्या है? एग का फैलोपियन ट्यूब में आना, ओव्यूलेशन होना। तो अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग फैलोपियन ट्यूब में ही नहीं आएगा, इफ देयर इज नो ओव्यूलेशन देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मां जब बच्चे को दूध पिला रही है, जब इंटेंस लैक्टेशन होता है, तो उस दौरान बच्चों प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमको पता है लैक्टेशन हार्मोन कौन सा है, मिल्क सिंथेसिस वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। तो जब मां बच्चे को दूध पिला रही है, इंटेंस लैक्टेशन होता है, तो प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और ज्यादा प्रोलैक्टिन के लेवल्स जो हैं वो एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करता है। और एलएच और एफएसएच इनहिबिट रहेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। तो लैक्टेशनल अमेनहोरिया क्या दर्शाता है? इट इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन व्हेन no ovulation and hence no menstrual cycle occurs. सही बात है। तो लैक्टेशनल अमेनहोरिया जो है वो इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड है जब ओव्यूलेशन नहीं होता और इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती। कारण क्या है बच्चों? कारण यह है कि हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, पीआरएल का मतलब प्रोलैक्टिन है, हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट एलएच एंड एफएसएच। और एलएच और एफएसएच नहीं होंगे बच्चों, अगर एलएच और एफएसएच नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये पीरियड कब तक सेफ है बच्चों? ये पीरियड कब तक सेफ है? ये पीरियड सेफ है पार्चुरेशन के 6 महीने तक।
मतलब जब पहले बच्चे का जन्म हो जाता है या बच्चे का जन्म हो जाता है, पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक सेफ रहता है। तो ये एक और पॉइंट यहां पर है, द पीरियड इज सेफ, इट इज generally safe up to 6 months post parturition। बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक सेफ है। लेकिन अगेन ये नेचुरल मेथड है, इसमें फेलियर की संभावना ज्यादा है। क्यों? आपने देखा होगा काफी बार जो मदर होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें मिल्क सिंथेसिस 2 महीने के बाद या महीने भर बाद कम हो जाता है। तो जिन मदर्स में या जिन फीमेल्स में मिल्क नहीं बन रहा, मतलब प्रोलैक्टिन कम हो गया, तो प्रोलैक्टिन कम होते ही LH-FSH बढ़ जाएंगे, LH-FSH बढ़ जाएंगे तो ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी चालू हो जाएगी। तो नेचुरल मेथड में फेल होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से यह पीरियड कब तक सेफ रहना चाहिए? पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक। ठीक है, बट अगेन हर नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इन सब मेथड्स में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और ये तीनों नेचुरल मेथड्स बच्चों, लैक्टेशनल अमेनहोरिया हो गया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया और विड्रॉल कोइटस इंटरप्टिस, तीनों नेचुरल मेथड जो हैं वो स्पर्म और एग को मीट होने से रोकते हैं। तो सारे पॉइंट यहां पर अपन ने लिख लिए। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स तो हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? आर्टिफिशियल मेथड्स की। तो अब सेकंड आ जाता है आपके पास आर्टिफिशियल मेथड्स। अब आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या क्या आएंगे? आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहला हम लेते हैं बच्चों बैरियर्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फिजिकल बैरियर्स की बात करेंगे। अब बैरियर्स में क्या क्या आएंगे बच्चों? बैरियर्स में आपके पास मेल्स के लिए क्या आते हैं? कॉन्डम्स। और सबसे पॉपुलर ब्रांड जो होती है बच्चों वो निरोध है। और फीमेल्स के लिए आपके पास क्या आते हैं? फीमेल्स में भी आपके पास फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, और उसके अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। तो बैरियर मेथड्स में आपके पास मेल्स में कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल्स में कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स आती हैं। क्या क्या फीचर याद रखना है? सबसे पहले ये किससे बने होते हैं? लेटेक्स या रबड़ से बने होते हैं, लेटेक्स या रबड़ से बने होंगे। दूसरा, ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स, दे कवर द सर्विक्स, दे कवर द सर्विक्स, और ये रीयूजेबल होते हैं। ये जो डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्स हैं, ये रीयूजेबल हैं, और ये सेल्फ इंसर्ट किए जा सकते हैं, ये सेल्फ इंसर्टेबल होते हैं। और क्योंकि सेल्फ इंसर्ट किए जाते हैं इसलिए ये प्रिवेसी भी देते हैं यूजर को। तो यूजर को प्रिवेसी किससे मिलती है? क्योंकि ये सेल्फ इंसर्टेबल होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। इनको यूज करने के बाद आप इनको डिस्पोज भी कर सकते हो, डिस्पोजेबल है। ठीक है बच्चों, याद रखना, मेल कॉन्डम्स को रीयूज नहीं कर सकते हैं, मेल कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होते हैं, लेकिन डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व जो सर्विक्स को कवर करती हैं उनको रीयूज किया जा सकता है। फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये एडिशनली देखो, कॉन्डम्स जो हैं या फिजिकल बैरियर्स जो हैं, ये बर्थ कंट्रोल तो है ही, कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में तो यूज होते ही हैं, उसके अलावा ये एसटीडी से भी बचाते हैं। तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडीज, या जिसको आप कह सकते हो एसटीआई। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एनसीईआरटी इसको आजकल एसटीआई भी कहती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। तो एसटीडी या एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस को रोकने के लिए
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस को रोकने के लिए भी हम इन फिजिकल बैरियर्स का यूज करते हैं। और ये कैसे काम करते हैं? वही, दे प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। भाई ये स्पर्म को फीमेल वजाइना के अंदर जाने ही नहीं देते। ये सारे फिजिकल मेथड जो हैं, ये फिजिकल बैरियर जो हैं, वो बैरियर स्पर्म को फीमेल वजाइना में एंटर ही नहीं करने देंगे। एंटर ही नहीं करने देंगे तो दे प्रिवेंट द स्पर्म मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। लेकिन अगर सवाल आ जाए ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस को बचाने में, एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं, तो वो बैरियर मेथड्स हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या हो गए? बैरियर मेथड्स हो गए। पहला आर्टिफिशियल मेथड। फिर दूसरा बच्चों, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड क्या आता है? आईयूडीज, इंट्रा यूटरीन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस क्या होते हैं बच्चों? ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस फीमेल के यूट्रस में डालती हैं। तो आईयूडीज क्या है? बेसिकली दे आर फिटेड इनटू द यूट्रस ऑफ फीमेल्स बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिकली ये सबसे पॉपुलर मेथड है बच्चों इंडिया में, मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया। कैसे, किस लिए? मान लो बच्चों एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने एक बच्चा पैदा कर लिया। अब वो चाहते हैं कि यार एक बच्चा तो हो गया, अब 2 साल 3 साल या 5 साल कोई दूसरा बच्चा ना हो। मतलब वो 2 बच्चों के बीच में स्पेस या डीले करना चाहते हैं। तो अगर 2 बच्चों के बीच में स्पेस या डीले करना चाहते हैं तो बेस्ट टेक्निक आईयूडी है। इंडिया में सबसे पॉपुलर मेथड ही बच्चों के बीच में स्पेस देने का क्या है? आईयूडीज। तो मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया टू, या क्या किस लिए आपके पास स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अगर कोई कपल है वो 2 बच्चों के बीच में गैप चाहता है, वो चाहता है कि 2 साल या 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल क्या गैप रहे 2 बच्चों के बीच में, तो सबसे पॉपुलर मेथड हम आईयूडी यूज करते हैं। ठीक है, अब आईयूडी के अलग अलग टाइप्स है बच्चों। ये सबसे कॉमन सवाल आता है, आपने देखा भी होगा। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा आने सवाल कौन से हैं? आईयूडीज की संभावना सबसे ज्यादा आने की। तो आईयूडी के टाइप क्या क्या हैं? 3 टाइप्स होते हैं बच्चों। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो 3 तरह के आईयूडीज होते हैं बच्चों, याद रखना। 3 तरह के आईयूडीज हैं, 3 तरह के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, तीनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जाम्पल होता है लिपेज लूप। लिपेज लूप किसका एग्जाम्पल है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर लूप और मल्टी लोड 375। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉपर टी के, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर लूप, मल्टी लोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग के LNG-20 और प्रोजेस्टेरैट। LNG-20 और प्रोजेस्टेरैट, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? हार्मोन रिलीजिंग के। याद रखना 3 अलग अलग तरह के आईयूडी हैं, तीनों के अलग अलग उदाहरण हैं और तीनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। नॉन मेडिकेटेड क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होते हैं वो स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस प्रमोट करते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होता है, जो कॉपर है, वो क्या करता है? वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है बच्चों।
स्पर्म की मूवमेंट को कम कर देगा और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी कम कर देता है। स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को कम करना और स्पर्म की मोटिलिटी को कम करना, ये दोनों काम कौन करता है? जो कॉपर रिलीजिंग है। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं बच्चों, उसमें जो हार्मोन होता है वो हार्मोन इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा और सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स, वो क्या करता है आपके पास? सर्विक्स में ही स्पर्म को रोक देता है, सर्विक्स में ही स्पर्म्स को रोक देता है, स्पर्म को सर्विक्स पार नहीं करने देते। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का काम अलग है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का काम अलग है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का काम अलग है। नॉन मेडिकेटेड फैगोसाइटोसिस को प्रमोट कर रहे हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में जो कॉपर है वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को कम कर रहा है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में जो हार्मोन है वो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है और सर्विक्स को स्पर्म्स के लिए होस्टाइल बनाता है, मतलब वो स्पर्म्स सर्विक्स में ही मर जाते हैं। क्लियर है बात बच्चों? आईयूडीज। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? अभी हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स ही चल रहे हैं, तो आर्टिफिशियल मेथड्स में नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड सी, वो आते हैं पिल्स, या जिसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गोलियां। अब सबसे पहली बात थी, ये जो गोलियां होती है बच्चों, जैसे माला डी आपने नाम सुना होगा, तो ये जो पिल्स होती हैं इसमें क्या होता है बच्चों? इन पिल्स में या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इन पिल्स में या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वेरिएबल अमाउंट्स में। तो क्या बात हो रही है? जो पिल्स, जो दवाइयां ली जाती हैं बाहर से बर्थ कंट्रोल के लिए, वो ओरल पिल्स में या तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, और या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब सारी पिल्स स्टेरॉइडल है। ये सारी पिल्स कैसी हो गई? स्टेरॉइड्स है ना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, तो स्टेरॉइडल पिल्स हैं। अब ये कैसे काम करती हैं सर? प्रोजेस्टेरॉन, बाहर से प्रोजेस्टेरॉन अगर शरीर में जाएगा तो ये पिल कैसे काम करेगी? तो सुनो, जब आप बाहर से फीमेल प्रोजेस्टेरॉन लेती है तो प्रोजेस्टेरॉन अंदर जाकर नेगेटिव फीडबैक से एलएच को इनहिबिट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जब बॉडी में जाएगा बाहर से तो प्रोजेस्टेरॉन एलएच को इनहिबिट करेगा नेगेटिव फीडबैक से। एलएच इनहिबिट होगा बच्चों तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपके पास फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करती है बच्चों? दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इंप्लांटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो क्या है? वो इन ओव्यूलेशन और इंप्लांटेशन को इनहिबिट करती है। और क्या करती है? ऑल्सो दे ऑल्टर द म्यूकस क्वालिटी ऑफ सर्विक्स, म्यूकस क्वालिटी ऑफ सर्विक्स टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। मतलब बेसिकली सर्विक्स में म्यूकस जमा हो जाता है, और सर्विक्स वैसे ही नैरो होता है, सर्विक्स में अगर म्यूकस जमा हो जाएगा बच्चों तो स्पर्म्स फंस जाते हैं, स्पर्म्स फंस जाते हैं और पार या आगे तक नहीं जा पाते। तो ये आपके पास ओरल पिल्स हैं। अब ओरल पिल्स में दो एग्जांपल्स हैं बच्चों। ओरल पिल्स में एक तो डेली पिल होती है बच्चों, माला डी। माला डी आपको डेली लेनी पड़ती है, डेली पिल एनसीईआरटी कहती है ना 21 दिनों तक लेनी पड़ती है, तो डेली पिल आपके पास कौन सी है? माला डी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखना है, सहेली। ये जो सहेली है ना बच्चों, ये इंडियन पिल है और ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। अरे खास बात देखो, ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है और किसने डेवलप की है? इंडिया में। इट इज डेवलप्ड बाय CDRI इंस्टीट्यूट, लखनऊ में होता है। लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है बच्चों, इसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में है, और सीडीआरआई ने क्या डेवलप की है, सहेली। और ये सहेली एक वीकली पिल है, हफ्ते में एक ही बार लेनी होती है, हफ्ते में एक ही बार लेनी होती है, वीकली पिल है और नॉन स्टेरॉइड, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है बच्चों। तो स्टेरॉइड्स नहीं है तो इट हैज द लीस्ट साइड इफेक्ट्स, लीस्ट साइड इफेक्ट्स। देखो नेचुरल मेथड में तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं बच्चों, नेचुरल मेथड में तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। आर्टिफिशियल मेथड्स में साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स मतलब जैसे आईयूडी में क्या होता है, आईयूडी में इंफेक्शन लग सकता है, आईयूडी अगर सही फिट ना हुआ हो यूट्रस में तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, इंफेक्शन हो सकता है। आर्टिफिशियल मेथड्स में तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कौन सा आर्टिफिशियल मेथड है जिसका सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट है? आर्टिफिशियल मेथड में कौन सा आर्टिफिशियल मेथड है जिसका सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट है? तो वो पिल्स हैं। और पिल्स में भी कौन सी है? सहेली। पिल्स में भी कौन सी है? सहेली। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास, अच्छा फिर आपके पास इमरजेंसी पिल्स भी आती हैं, इमरजेंसी पिल्स भी आती हैं बच्चों, आई पिल जिसे हम कहते हैं। विनको दे हैव टू बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। ठीक है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 72 घंटों के अंदर अंदर इमरजेंसी या आई पिल्स लेनी होती हैं, और वो भी ओव्यूलेशन और इंप्लांटेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो ये पिल्स हो गई। फिर पिल्स के बाद नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट आता है स्किन इंप्लांट्स। नेक्स्ट टेक्निक क्या आती है? स्किन इंप्लांट्स। अब याद रखना, ये स्किन इंप्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये स्किन इंप्लांट्स आपने देखा होगा, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये जो स्किन इंप्लांट्स हैं, इनका सिस्टम, इनका मोड ऑफ एक्शन और इनके फीचर्स बिल्कुल किसके जैसे हैं? पिल्स के जैसे। स्किन इंप्लांट्स में आपको ध्यान में रखना है सेम एज पिल्स, सेम एज पिल्स। हां, इसका मतलब जो स्किन इंप्लांट स्किन में इंसर्ट किए जाते हैं ना, वो स्किन इंप्लांट्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा पिल्स में है। तो अगर इनका केमिकल कॉम्पोजिशन यही है तो इनके काम करने का तरीका भी यही होगा। मतलब ये ओव्यूलेशन और इंप्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे, सर्विक्स की क्वालिटी को ऑल्टर करेंगे ताकि स्पर्म्स एंटर ना हो पाए। तो ऐसे कौन से मेथड्स होते हैं, सवाल आ जाए, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनका मोड ऑफ एक्शन सेम है, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है? तो पिल्स और स्किन इंप्लांट्स। तो सर फर्क क्या है? फर्क है ड्यूरेशन। जैसे पिल्स तो आपको हर रोज लेनी पड़ती है या हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। इंप्लांट्स को अगर आपने एक बार स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो साल, 2 साल, 3 साल तक इफेक्टिव रहते हैं। बस दिन का डिफरेंस ये है, दे आर इफेक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है ना? स्किन इंप्लांट्स, आपने डीएमपीए इंजेक्शन पढ़ा होगा बच्चों, वो डिपॉट इंजेक्शन आता है, डीएमपीए प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट का इंजेक्शन तो दिया जाता है। तो ये 2-2 साल, 3-3 साल तक इफेक्टिव रहते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल पिल्स जैसा है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल पिल्स जैसा है, बट ये ज्यादा लंबे समय तक इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास स्किन इंप्लांट्स थे। अब आखिरी आ गया, स्किन इंप्लांट्स हो गए, अब आखिरी आर्टिफिशियल मेथड देख लें। आखिरी मेथड क्या है आपके पास? 5वां आखिरी मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड या जिसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है बच्चों? ये टर्मिनल मेथड है, दे आर टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसीज। ठीक है, देखो एक चीज सुनना, अगर एक बच्चा हो गया है कपल को और दूसरे बच्चे के बीच में स्पेस चाहिए, एक बच्चा हो गया, अब 2-3 साल तक बच्चा नहीं चाहिए, तो स्किन इंप्लांट्स यूज कर सकते हो, पिल्स यूज कर सकते हो, सबसे पॉपुलर मेथड है आईयूडी यूज कर सकते हो, या कॉन्डम्स फिजिकल बैरियर यूज कर सकते हो।
लेकिन मान लो एक कपल के 2 बच्चे हैं और वो आगे बच्चे चाहते ही नहीं है, मतलब भाई अब बच्चे नहीं चाहिए, टर्मिनल मेथड, अल्टीमेट एंड मेथड, जी भाई अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो मेल्स आपने सुना होगा नसबंदी करा लेते हैं। तो वो नसबंदी क्या है? वैसेक्टोमी। फीमेल्स में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। तो अगर अब कोई हस्बैंड या वाइफ या मेल और फीमेल आगे बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहता, फाइनल टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या है? स्टरलाइजेशन मेथड। तो इसमें आपके पास क्या आता है? इसमें आता है वैसेक्टोमी फॉर मेल्स। मेल्स के लिए हम करते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल्स के लिए होती है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं बच्चों? वाजा डेफरेंस को कट करते हैं। वाजा डेफरेंस को कट करके दे आर टाइड ओवर स्क्रोटम, और यहां पर हम ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर देते हैं। तो अब आप देखो, वाजा डेफरेंस को कट करके सील कर दोगे या फैलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर दोगे तो क्या होगा? उससे उससे गेमीट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा। याद रखना, सर्जिकल मेथड का काम क्या है? मोड ऑफ एक्शन, दे ब्लॉक गेमीट ट्रांसपोर्ट। वो क्या करते हैं बच्चों? गेमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, मतलब स्पर्म को बाहर नहीं निकलने देंगे, एग को बाहर नहीं निकलने देंगे, फॉर्मेशन नहीं रोक रहे। याद रखना बच्चों, वैसेक्टोमी से स्पर्म बनना बंद नहीं होंगे, स्पर्म बनेंगे। ट्यूबेक्टोमी से एग फॉर्मेशन नहीं रुक रहा है, एग ट्रांसपोर्ट रुक रहा है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट रुक रहा है। मतलब वैसेक्टोमी के बाद सीमेन निकलेगा, बट सीमेन विल नॉट हैव स्पर्म्स, क्योंकि आपने स्पर्म के मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया, वो वाजा डेफरेंस से पास ही नहीं हो सकते। यहां पर भी क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलेगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लड विल नॉट कंटेन एग, मेंस्ट्रुअल ब्लड विल नॉट कंटेन एग। तो हमेशा याद रखना, ये जो सर्जिकल मेथड्स है ना, फाइनल टर्मिनल मेथड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ये गेमीट फॉर्मेशन नहीं रोक रहा है, ये क्या रोक रहा है? गेमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहा है। सीमेन निकलेगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, मतलब बेसिकली सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा, और मेंस्ट्रुअल ब्लड निकलेगा लेकिन उसमें एग नहीं होगा। वैसेक्टोमी मेल्स के लिए और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के लिए होती है। क्लियर है बच्चों? और बस हाँ, ये जितने भी आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, इनमें आपको हमेशा साइड इफेक्ट्स का खतरा रहेगा। नोजिया हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इंफेक्शन हो सकता है, कुछ केसेस में कैंसर भी आ सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स तो रह ही सकते हैं। ठीक है, और सबसे पुअर रिवर्सिबिलिटी किसकी होती है इन सर्जिकल मेथड्स की? इनकी रिवर्सिबिलिटी सबसे पुअर है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा मेथड बताओ जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, देखो है तो ये मोस्ट इफेक्टिव, लेकिन इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। सीधी सी बात है यार, आपने नसबंदी कर दी, वैसेक्टोमी कर दी, अब आप वापस कैसे वाजा डिफरेंस को जोड़ पाओगे? उसको वापस जोड़ना कितना मुश्किल है। तो आपके पास इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे अपन ने क्या देख लिए? बर्थ कंट्रोल मेजर्स की बात कर ली है। ठीक है, आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक आता है एमटीपी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या है आपके पास? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन क्या हुआ भाई? मान लो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, मतलब एक प्रेगनेंसी नहीं होना चाहती थी लेकिन गलती से हो गई। कैसे हो सकता है? या तो रेप के कारण अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, या कैजुअल सेक्स के कारण अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही थी,
वो एक तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो उस अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने को हम क्या कहते हैं, एमटीपी। कि भाई अगर गलती से एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, कैजुअल सेक्स था लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, रेप के कारण फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करने को कहते हैं एमटीपी। इसलिए इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल। इंडिया में 1971 में क्या लग चुका है, एमटीपी अलाउड है, आप एमटीपी करा सकते हो। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है, इट इज लीगल। और कब से लीगल हो गई है? 1971 से। ठीक है। और एमटीपी इट इज डन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है। अब जनरली ये कब तक सेफ होती है? जनरली इट इज सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट इज सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कितना है बच्चों? 12 हफ्ते। 12 हफ्ते, या जिसको हम कहते हैं 3 मंथ्स। जनरली अगर आपके पास प्रेगनेंसी 3 महीने उसके अंदर अंदर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर है, तो एमटीपी आसानी से हो जाती है, इट इज सेफ। उसके बाद प्रॉब्लम है। लेकिन अब एक नई एनसीईआरटी में अमेंडमेंट एक्ट आ गया है बच्चों। एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आ गया है 2017 में। वो अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि मान लो अगर फीटस या प्रेगनेंसी 12 हफ्ते के ऊपर चली गई है लेकिन 14 हफ्ते के अंदर अंदर है, मतलब इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 वीक्स से 24 वीक्स, तो भी आप एमटीपी करा सकते हो। बशर्त है कि आपको 2 मेडिकल ऑफिसर से साइन लेना पड़ेगा। और वो किस केस में? भाई अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा हो गई, 12 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच में है, तो आपको 2 मेडिकल ऑफिसर से परमिशन लिखानी पड़ेगी। और वो 2 ही केस में हो सकती है, या तो मां को जान का खतरा है, या बच्चे की जान का खतरा है, या बच्चे में कोई डिफेक्ट है। ठीक है। अगर इस प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा है तो एमटीपी करा दो, या बच्चे की जान को खतरा है, बच्चा वैसे ही मर सकता है, या बच्चे में कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट हो गया, तो भी आप एमटीपी करा सकते हो। तो ये अमेंडमेंट एक्ट है। 12 वीक से 24 वीक्स के बीच में आपको 2 मेडिकल ऑफिसर्स के सिग्नेचर चाहिए। और या तो क्या किसको खतरा हो, या तो आपके पास इट इज लाइफ थ्रेटनिंग टू द मदर, ठीक है, और या आपके पास चाइल्ड के लिए कोई डिफेक्ट हो, कोई ऐसा डिफेक्ट हो चाइल्ड में जो आगे जाकर उसको तकलीफ दे सकता है, तो आप उसको एमटीपी करवा सकते हो। तो ये एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट कब आया है बच्चों? 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में आप कर सकते हो। ये अमेंडमेंट एक्ट 2017 में लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, याद करना, 360 डिग्री तैयारी करनी है। 1971 में और कोई डेटा है क्या आपने एनसीईआरटी में? है। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी? टीओ डाइनर ने। किस ईयर में? 1971। तो वायरॉइड्स को टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था 1971 में, यही एड है। और वो वायरॉइड्स होते हैं, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, क्योंकि उसमें प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं होता, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड लो वेट आरएनए होता है। और वो प्लांट्स में डिजीज कौन सा कॉज करता है बच्चों? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, चलो अब अपने पास एमटीपी देख लिया बच्चों। अब अपने पास क्या आ जाता है? अब अपने पास आ जाता है एसटीआई, या जिसे हम कह सकते हैं वीडी, या जिसे हम कह सकते हैं आरटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस कह दो, यानी डिजीजेस कह दो, या इनको आप कह दो वेनरल डिजीजेस, या इनको आप कह दो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या वेनरल डिजीजेस, या आपके पास
या आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस कह सकते हैं बच्चों, वेनरल डिजीजेस कह सकते हो, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस कह सकते हो। अब इसमें कौन कौन से हैं बच्चों, देखो इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। देखो इसको मैं एक लिस्ट में ऐसे लिख देता हूं बच्चों, आसान होगा। एक तो बैक्टीरियल एसटीआई ले लिए मैंने, ठीक है। फिर इसमें वायरल ले लिए, और फाइनली प्रोटोजोन ले लिए। तीन ही तरह के हैं बच्चों, ठीक है। तीन तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं, वायरसेस से होते हैं, प्रोटोजोन से होते हैं। बैक्टीरिया में तीन होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया में तीन होते हैं, सिफिलिस, गोनोरहिया और क्लमाइडियसिस। बैक्टीरिया में तीन होते हैं बच्चों। सिफिलिस होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, उससे सिफिलिस होता है। नाइसेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया होता है, जिससे गोनोरिया होता है। और क्लमाइडिया स्पीशीज होती है बैक्टीरिया की, जिससे क्लमाइडियसिस होता है। तो ये तीनों बैक्टीरियल एसटीडीज हैं। बैक्टीरिया के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं है। ट्रेपोनिमा पैलिडम है, नाइसेरिया है और क्लमाइडिया है। फिर वायरल एसटीडीज में सबसे डेंजरस बिल्कुल एड्स है, जिसमें एचआईवी आता है, हम पढ़ते भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। फिर आपके पास आता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस से है। फिर आपके पास जेनिटल हर्पीज, जेनिटल हर्पीज होता है बच्चों हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से। और जेनिटल वॉट्स, जेनिटल वॉट्स होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ये सारे वायरल एसटीडीज हैं। और प्रोटोजोआ में एक ही होता है बच्चों, ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास से होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों, जब हम ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी, दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड, they are also transmitted via infected blood and through placenta। मतलब इंफेक्टेड मदर जो है बच्चों, वो इस वायरस को प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी जा सकता है। लेकिन एड्स और हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है। लेकिन एड्स और हेपेटाइटिस बी इंफेक्टेड ब्लड से भी फैलता है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है ना बच्चों, उसमें साफ दे रखा है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको खतरा होता है एड्स और हेपेटाइटिस बी का, क्योंकि इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करते हैं, सिरिंजेस यूज करते हैं। तो कंटामिनेटेड ब्लड, इन्फेक्टेड सिरिंजेस, नीडल से खतरा किसका रहता है? एड्स और हेपेटाइटिस बी का। फिर एक पॉइंट और है बच्चों, इनमें ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, इनमें एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी बीमारियों को आसानी से क्योर किया जा सकता है अगर उनको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, एड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट नहीं है, जेनिटल हर्पीज का ट्रीटमेंट नहीं है, इन तीनों का ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उनको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्योर संभव है। तो आपके पास यहां पे लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट एड्स, hepatitis B and genital herpes, all other STIs are curable if detected early। ठीक है, तो एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज को छोड़कर बाकी सारे एसटीडीज को हम आसानी से क्योर कर सकते हैं अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, फिर इनके सिम्टम्स भी हैं बच्चों। ठीक है, फिर इन बीमारियों के सिम्टम्स भी हैं, क्या क्या है? तो इन बीमारियों के सिम्टम्स में आता है बच्चों PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इनके सिम्टम्स में पेल्विक में सूजन आ जाती है, पेल्विक हिस्से में। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है बच्चों। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का मतलब आप समझ गए होंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में जुड़ गया, मतलब इंप्लांटेशन यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
मरे हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं बच्चों, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है मरे हुए बच्चा पैदा होना। इनफर्टिलिटी हो सकती है बच्चों, इनफर्टाइल पे हो सकते हैं। कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्स भी हो सकता है, कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट्स। तो ये सारे के सारे किसके सिम्टम्स हैं? ये सिम्टम्स आपके पास एसटीडीज के हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ और कैंसर ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट्स, ये सब एसटीआई के सिम्टम्स हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने पास फाइनली आखिरी टॉपिक क्या आ जाता है बच्चों? आखिरी टॉपिक आ जाता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है अगर एक कपल, हस्बैंड या वाइफ, बच्चे अगर नहीं पैदा कर पा रहे हो, तो अगर, अब देखो ये क्या है, अगर कोई कपल है, कोई मेल फीमेल या हस्बैंड वाइफ है, वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, लगातार 2 सालों से कर रहा है, इसको हम कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है सेक्सुअल कोहैबिटेशन। इफ अ कपल इज undergoing unprotected sexual intercourse for the last 2 years and still not able to produce a child। अब आप बोलोगे सर ये 2 साल कहां लिखा हुआ है? टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, टेक्स्ट में समरी में लिखा हुआ है। इसलिए जो चीज जरूरी है वो आपको यहीं बता देता हूं। समरी में लिखा हुआ है 2 साल तक सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पाता है तो उसे हम इनफर्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? इफ अ कपल इज अनएबल टू कंसीव, कंसीव मतलब बच्चे पैदा करना, इवन आफ्टर 2 years of sexual cohabitation, they are said to be infertile। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनफर्टाइल। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं बच्चों? इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। इसका कारण एक तो फिजिकल कारण हो सकता है, फिजिकल कारण हो सकता है बच्चों, कोई बीमारी या डिजीज हो सकता है, कोई जन्मजात संबंधित कंजेनिटल डिजीज, कोई बीमारी जन्म से है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है बच्चों, या आपके पास साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो ये कारण हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के कारण ये है। अगर साइकोलॉजिकल कारण है बच्चों तो वो क्या कहते हैं, कंसल्टेशन से या थेरेपी से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कोई फिजिकल कारण है या डिजीज है जिससे इनफर्टाइल है कपल और फिर भी वो बच्चे पैदा करना चाहता है, तो हमारे पास फिर हम क्या यूज करते हैं? ART। इनफर्टिलिटी में हम ट्रीटमेंट क्या यूज करते हैं, क्या चीजें यूज करते हैं? ART, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या यूज करते हैं बच्चों हम? ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हम किसकी, देखो बच्चों, अगर 2 सवाल बनते हैं, मैंने कहा था एक तो बर्थ कंट्रोल मेजर से सवाल इस चैप्टर पे बनता है और दूसरा आपका ART पे सवाल बन सकता है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? ART की। टाइप्स ऑफ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला आता है बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी। ART में हमारे पास सबसे पहला क्या आ गया बच्चों? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम कहते हैं बेसिकली IVF प्लस ET। टेस्ट ट्यूब बेबी को क्या कहते हैं? IVF प्लस ET। IVF का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ET का फुल फॉर्म होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर।
ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ईटी का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो का मतलब है ग्लास या लेबोरेटरी। जब आप कोई भी काम लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी तो ग्लास से बनी होती है, लेबोरेटरी में ग्लास यूज होता है ना बच्चों, तो लेबोरेटरी या ग्लास में कोई भी चीज यूज होती है तो उसे कहते हैं इन विट्रो। और बॉडी के अंदर कोई चीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, इन वीवो। बॉडी के अंदर इन वीवो है, लेबोरेटरी में इन विट्रो है। तो अब टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ और ईटी में क्या होता है बच्चों, इधर आ जाओ। इसमें अपन क्या करते हैं, हस्बैंड या डोनर से स्पर्म लेते हैं। हस्बैंड या डोनर से आपने क्या ले लिया, स्पर्म। और वाइफ या डोनर से क्या ले लिया, एग। है ना भाई, आपने हस्बैंड या डोनर से स्पर्म ले लिया और वाइफ या डोनर से एग ले लिया। अब दोनों को लेबोरेटरी में फ्यूज करवाया, दोनों को फर्टिलाइज लेबोरेटरी में करवाया, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेबोरेटरी में इनको फर्टिलाइज करवाया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें एक टर्म है बच्चों, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो लिखा होता है साइम्यूलेटेड कंडीशंस। साइम्यूलेटेड का मतलब है लेबोरेटरी में वो कंडीशंस यू की यू बनाना जो बॉडी के अंदर मिलती है। आप वीडियो गेम्स खेलते हो ना, तो उसमें लिखते हैं ना साइम्यूलेटेड गेम्स हैं। साइम्यूलेटेड गेम्स का मतलब है जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा का वैसा गेम में यूज करते हैं। तो जैसा का जैसा बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वही एनवायरनमेंट लेबोरेटरी में मेंटेन होता है, उसे साइम्यूलेटेड कंडीशंस कहते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करोगे और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या बना दिया, जाइगोट। ये आईवीएफ है। अब क्या होगा, आईवीएफ से जाइगोट तो बन गया, अब जाइगोट को डेवलप भी लेबोरेटरी में करते हैं। जाइगोट डेवलप्स इन दी लेबोरेटरी। अब क्या आता है, अब इसके बाद आता है ईटी। ईटी का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफर। मतलब अगर जाइगोट को आप 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक डेवलप करते हो, है ना भाई, एक डिवीजन हुआ, 2, 2 से 4, 4 से 8 ब्लास्टोमियर बनते हैं। अगर आपने जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक डेवलप किया और उस 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट को अब आप किसी सरोगेट मदर में, मतलब किसी किराए की माता में, किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर कर देते हो, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर है। तो क्या कहेंगे, जाइगोट अप टू the 8 blastomere stage is transferred to the fallopian tube of a surrogate mother। इस टेक्निक को कहते हैं बच्चों जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर का पहला मेथड क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर का पहला मेथड है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को आपने लेबोरेटरी में ग्रो करा, कब तक ग्रो किया, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक ग्रो किया, और 8 ब्लास्टोमियर तक ग्रो करने के बाद उसको एक सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया। सर सरोगेट में क्यों किया, इसमें क्यों नहीं किया, इस वाइफ में? क्योंकि ये स्टेराइल है ना, इनफर्टाइल है, तभी तो नहीं। इनफर्टाइल है इसलिए तो नहीं डाला, किसी और में डाला जो प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती है, तो उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। उस टेक्निक को कहेंगे जाइगोट, जिफ्ट। अब मान लो बियॉन्ड 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, 16, 32 या 64 ब्लास्टोमियर्स बन गए, तो अब जाइगोट को सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हो। अब फैलोपियन ट्यूब में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर दो। तो आपके पास नेक्स्ट यहां पर ईटी की सेकेंड टेक्निक क्या है, जाइगोट बियॉन्ड the 8 blastomer stage is transferred to the uterus of surrogate mother, और इसे हम क्या कहते हैं, IUT, इंट्रा
यूटरीन ट्रांसफर, क्या कहेंगे हम? इंट्रा यूटरीन ट्रांसफर। तो देखो, अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, तो आपने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, वो जिफ्ट है। साइगोट बियॉन्ड 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है, उससे ज्यादा ग्रो कर गया, तो सीधे आपने यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया, वो आईयूटी है। तो जिफ्ट और आईयूटी दोनों क्या है बच्चों? जिफ्ट और आईयूटी दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफर है, और आईवीएफ प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफर को ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनाया, जाइगोट बनाने के बाद उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाया, और फिर उस एम्ब्रियो को या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया सरोगेट मदर की, या उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया सरोगेट मदर की, जिफ्ट और आईयूटी रिस्पेक्टिवली। और ये ईटी के टेक्निक्स हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? फिर आपके पास नेक्स्ट एआरटी क्या आता है? नेक्स्ट एआरटी आता है गिफ्ट। नेक्स्ट एआरटी आता है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। ये क्या है? ये टेक्निक सुनो, ये टेक्निक उन फीमेल्स के लिए की जाती है बच्चों, उल्टा उन फीमेल्स के लिए जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती है। मतलब उनमें हार्मोन सारे सही हैं, प्रेगनेंसी सपोर्ट करने का पूरा कंडीशन सही है, उनमें एग नहीं बन रहा। तो अब आप क्या करोगे? किसी डोनर का एग लोगे, और डोनर का एग उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे। तो फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी सपोर्ट तो वो फीमेल कर ही सकती है। तो जीआईएफटी क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट मतलब एग को आप एक फीमेल में ट्रांसफर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो फीमेल एग नहीं बना सकती, एग नहीं बना सकती लेकिन प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो जीआईएफटी क्या है बच्चों? सबसे पहले, दिस टेक्निक इज अंडरटेकन फॉर फीमेल्स who cannot produce an egg but provide suitable environment फॉर प्रेगनेंसी। तो जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती है, तो हम क्या करते हैं? इन दिस टेक्निक एग फ्रॉम अ डोनर, मतलब गैमीट फ्रॉम अ डोनर इज ट्रांसफर्ड into the fallopian tube of the female। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां होगा बच्चों? जरा बताओ तो। यहां पर फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होगा या इन वीवो? तो फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। फर्टिलाइजेशन इन वीवो होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में इन वीवो होगा। यह कौन सी टेक्निक हो गई आपके पास? गिफ्ट। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा आता है हमारे पास आईसीएसआई। आईसीएसआई इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई क्या है बच्चों? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी लेबोरेटरी में करते हैं बच्चों। लेबोरेटरी में क्या करते हैं? स्पर्म लेते हैं और स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट करते हैं। तो यह भी कहां किया जाता है? लेबोरेटरी में किया जाता है, यानी इन विट्रो किया जाता है। इन विट्रो या लेबोरेटरी में किया जाता है, और इसमें हम स्पर्म इज डायरेक्टली introduced into the cytoplasm of egg।
तो ठीक है, तो लेबोरेटरी में करेंगे तो यानी फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में ही होता है, आईसीएसआई है। फिर बच्चों ये तो सारे केसेस हैं जब फीमेल में प्रॉब्लम है, फीमेल या तो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही या फीमेल प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो कोई सरोगेट मदर चाहिए या गिफ्ट हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर मेल में प्रॉब्लम हो, मेल का स्पर्म काउंट कम हो, मेल में स्पर्म्स नहीं बन रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं? तो आपके पास नेक्स्ट, इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स का स्पर्म काउंट कम होता हो, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? उस केस में हम यूज करते हैं एआई। एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं बच्चों? हम एक हेल्दी डोनर के स्पर्म्स लेते हैं और हेल्दी डोनर के स्पर्म्स फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर करते हैं। तो आपके पास यहां पर स्पर्म्स फ्रॉम अ हेल्दी डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल वजाइना। अच्छा, इसमें काफी बार क्या होता है बच्चों? आईयूआई भी होता है। आईयूआई का मतलब है इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन। मतलब काफी बार आप स्पर्म्स को वजाइना की जगह सीधे यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इंट्रा यूटरीन इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस। दोनों केसेस में बच्चों एआई है, मतलब आप फीमेल वजाइना में स्पर्म्स को ट्रांसफर करो या डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करो स्पर्म्स को, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही होना है, फर्टिलाइजेशन तो फीमेल के अंदर ही होना है ना। तो फर्टिलाइजेशन इन वीवो होता है। याद रखना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन 3 जगह हो रहा है। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां कहां हो रहा है? एआई, आईयूआई और जीआईएफटी। गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर है इन वीवो, और आपके पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन में इन वीवो है, और बाकी इन विट्रो। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब है फर्टिलाइजेशन इन विट्रो हुआ था, और आईसीएसआई में भी इन विट्रो है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था छोटा चैप्टर है लेकिन हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर किया है, और हर एक पॉइंट अपन को ऐसे टैबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपन को मैंने बता दिया है। तो चैप्टर अपन ने पूरा कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटा है। आ जाओ, अब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सारी चीजें हम देख चुके हैं, अब हम किसकी बात करेंगे? आ जाओ, अब हम सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ, सवाल देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों, देखो आराम से और करो। क्या है बच्चों? पिल्स कैसे काम करती हैं? पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इंप्लांटेशन, बिल्कुल सही। दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, बिल्कुल सही। स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करती भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट नहीं करती। तो 1 और 2 सही जवाब क्या हो गया बच्चों? इसका सेकंड जवाब बी, यानी 1 और 2 हो गया। चलो आगे। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज आर ऑब्जेक्ट्स विच आर इंसर्टेड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, बिल्कुल सही है, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस करती हैं। आईयूडीज में नॉन मेडिकेटेड होते हैं, लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग होते हैं, बिल्कुल सही। हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, बिल्कुल सही। और वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स है, पॉपुलर मेथड्स है इंडिया में, बिल्कुल सही। सारे ऑप्शन सही हैं बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो गया? डी। चलें आगे। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का काम क्या है बच्चों? पहले दो तो आरसीएच के काम है, अवेयरनेस या रिसर्च तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के काम है।
सेवरल टेक्निक्स विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। इनफर्टाइल कपल्स में बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं? ART यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है मल्टी लोड। मल्टी लोड नॉन मेडिकेटेड होता है, नहीं नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप है। प्रोजेस्टेरॉन तो हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग है नहीं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। मल्टी लोड क्या होता है बच्चों? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ए। फिर पूछा है बच्चों इनमें से कौन सा गलत रॉन्ग मैच है? नेचुरल मेथड्स अवॉइड चांसेस ऑफ ओवरमैम स्पर्म मीटिंग, ये तो सही है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंप्लांटेशन इनहिबिट करते हैं, सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन इनहिबिट करती हैं, सही है। गलत कौन सा है? स्टरलाइजेशन, ये गैमीट फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं करते। मैंने बार बार बताया है ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं। तो गलत कौन सा हो गया? बी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है बच्चों? तो डेंजरस तो आपका HIV इंफेक्शन यानी एड्स है। सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है? HIV इंफेक्शन या एड्स है। चलें आगे। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 17 to 27। गलत भाई। कौन सा होता है? 10th से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इसके बीच में ओव्यूलेशन है। और 100% श्योर है? अरे नहीं भाई, नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में फेलियर की संभावना ज्यादा है। तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। चलें आगे भाई। मैच करनी है बच्चों लिस्ट। नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? लिपेज लूप, मतलब ए का हो गया 3, कॉपर रिलीजिंग है मल्टी लोड, बी का हो गया आपके पास फर्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग है LNG20, सी का हो गया फोर्थ, और डी इम्प्लांट्स है प्रोजेस्टेरॉन, डी का क्या हो गया? सेकंड। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का सेकंड। चाहे क्या चला गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन चला गया। ठीक है, चलें आगे। फिर आता है बच्चों मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। वैजेक्टोमी सर्जिकल मेथड हो गया, ए का हो गया आपके पास 3, कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड हो गया बच्चों, बी का हो गया फोर्थ, सर्वाइकल कैप बैरियर में आ जाएगा, सी का हो गया सेकंड, और सहेली पिल्स आ गई ओरल मेथड, डी का क्या हो गया? फर्स्ट। तो ए का 3 है, बी का 4 है, सी का सेकंड है, डी का फर्स्ट है। तो इसका सही जवाब क्या चला गया बच्चों? फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? लिपेज लूप। लिपेज लूप जो है वो किसके रूप में काम करता है? लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड, लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। देखो बच्चों, हर बार मैच द कॉलम से या तो बर्थ कंट्रोल मेजर पे सवाल आते हैं या ART पर आते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम क्या है बच्चों? डायफ्राम आपके पास ए का हो गया फोर्थ, कवर द सर्विक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओव्यूल और इम्प्लांटेशन, बी का हो गया फर्स्ट, आईयूडी, आईयूडी आपके पास फैगोसाइटोसिस, सी का हो गया सेकंड, डी लैक्टेशनल अमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डी का हो गया आपके पास थर्ड। तो ए का 4 है, बी का 1 है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। तो इसका सही जवाब क्या चला गया बच्चों? बी। ए का 4 है, बी का 1 है, सी का सेकंड, डी का थर्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी?
हार्मोन रिलीजिंग, ये कॉपर रिलीजिंग है, ये कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग है। LNG-20 और प्रोजेस्टेरैट ये ही हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मैच द कॉलम। वॉल्स ए का तो फर्स्ट ही आ गया। आईयूडी बेटा, ये आईडीयू नहीं है, आईयूडी है। आईयूडी क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस। बी का थर्ड, वैजेक्टोमी सी का सेकंड, और डी का फोर्थ। तो ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड है, और डी का फोर्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बच्चों? सी। फिर इनमें से आपको ऑप्शन बताने, जो सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं बच्चों, सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कैंसर आउट हो गया, मलेरिया आउट हो गया, मलेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज, ये दोनों बैक्टीरियल हैं और ये वायरल है। फिर है बच्चों, इन द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दो फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। आपको एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है बच्चों, एम्ब्रियो या जाइगोट को ट्रांसफर करना है। तो इसमें गिफ्ट आउट ही हो गया। गिफ्ट में आप लोग गेमीट या एग को ट्रांसफर करते हो, तो इसमें आएंगे आपके पास ए, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर की दो टेक्निक थी बच्चों, अपन ने देखा था। एम्ब्रियो ट्रांसफर की दो टेक्निक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर जिफ्ट, और बियॉन्ड 8 ब्लास्टोमियर आईयूटी, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। तो आंसर फर्स्ट चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आपको फिर बताऊंगा, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक या दो सवाल पक्का आएंगे। और अपन ने पूरा एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा है। अगर आपको बढ़िया सेशन लगा है तो जरूर लाइक कीजिए बच्चों, और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगले सेशन में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।